Good morning students. Today I will teach you SST सब्जेक्ट चैप्टर हमारा है 22 जिसके 2 पार्ट हम पहले आपको स्टडी करा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 22 का पार्ट थर्ड को स्टार्ट करना है हमें। हेडिंग है हमारी आर्गुमेंट इन फेवर एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में अपने तर्क देना, बातें देना। Some people are of the opinion that all adult people in a country should be given the right to vote. They give the following arguments. कुछ लोगों का विचार है कि देश के जो सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। वे निम्न तर्क हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सभी को ध्यान से देखें। नंबर 1, द पीपल आर द सोर्सेज ऑफ सॉवरेनिटी। लोग संप्रभुता का स्रोत हैं। द लॉ ऑफ पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट अफेक्ट द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कानून तथा नीति कार्य योजनाएं जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, इफ ऑल पीपल हैव द राइट टू वोट द रिप्रेजेंटेटिव विल कीप देम इन व्यूज व्हाइल टेकिंग डिसीजन। यदि सभी लोगों द्वारा मत दिया जाए तो प्रतिनिधि किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने के लिए सभी लोगों को विचार में रखेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, द राइट टू वोट मेक्स ऑल सिटीजन इक्वल वेदर दे आर रिच और पुअर, हाई और लो, मैन और वुमेन, हिंदू और मुस्लिम। मत देने के अधिकार में सभी प्रकार के लोगों को, जिस तरह से चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को मत देने का एक समान अधिकार होना चाहिए। द राइट टू वोट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे स्टार्ट टू evaluate the performance of the government, so the government has to be careful in its functioning। तो मत देने का अधिकार लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है और वे सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं। इस प्रकार सरकार अपने कार्यों के प्रति सतर्क होती है। The right to vote cultivates a sense of unity among all citizens। मत देने का अधिकार नागरिकों के मध्य एकता की भावना को भी मजबूत बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। In the ancient or medieval times in the whole world, some rules looked after the welfare of the people, but many of them did not. They did what they liked, least caring for the will of the people. This was the reason that the people wanted to have a say in the government. तो प्राचीन व मध्यकाल में संपूर्ण विश्व में कुछ शासक लोग कल्याण के कार्यों को करते थे, जबकि ऐसे बहुत से शासक थे जो लोक कल्याण के कार्यों के प्रति उदासीन थे। वे वह कार्य करते थे जो उन्हें पसंद था, लोगों की भलाई की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यही कारण था कि लोग सरकार में अपनी भी भूमिका चाहने लगे। आधुनिक काल में क्या हुआ? आधुनिक काल में इस दृश्य को देखने के लिए इसमें आरंभ हुए इसमें बदलाव। यूरोप और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने लोगों को जागरूक बनाया। उन्होंने समझा कि शासक तो एंजॉय कर रहे हैं अपना, जबकि साधारण लोग कष्ट उठा रहे हैं। लोगों के मन में इस प्रकार का असंतोष शासकों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में फूट गया। The first revolution occurred in England over the long period from 1642 to 1689, after which a constitutional government was established। तो प्रथम क्रांति इंग्लैंड में सन 1642 से सन 1689 तक चली, जिसके बाद इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। अमेरिकन क्रांति सन 1775 से 83 में, फ्रांस क्रांति सन 1789 में और रूस क्रांति सन 1917 से 22 में हुई। इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में विप्रसिद्ध आंदोलन चलाए गए।
the people had to suffer greatly in order to possess the right to vote. For example, the black people had no right to vote in South Africa, and they had to fight for this right over a long period under the leadership of Nelson Mandela. This struggle is called the anti-apartheid struggle. Now the black people to have this right. तो देखिए इस नेतृत्व में लंबे समय तक इनको लड़ना पड़ा था और इसके बीच में रंग विरोधी नीति भी के संघर्ष हुआ था। अब अचेत लोगों के पास यह अधिकार था। अब विश्व की प्रवृत्ति सभी लोगों को एक मताधिकार देने में लगी हुई थी। लोगों ने मतलब जो अपने अधिकार बहुत कष्ट से उठाए थे, उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के पास दक्षिण अफ्रीका में मत देने का अधिकार नहीं था। इन्हें इस अधिकार के लिए नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लंबे समय तक लड़ना पड़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइजेस इन इंडिया। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इतिहास। तो इंडिया was under the British government until 1947 year of 1919. The Indian people had no right to vote. Only 3% of the people were given the right to vote in 1919 under the Government of India Act 1919. This privilege was extended to 10% people under the Government of India Act 1935, but its primary aim was to divide the Indian people of communal lines. तो भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का इतिहास है, भारत सन 1947 तक ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहा और सन 1919 से पहले भारतीयों को मत देने का कोई अधिकार नहीं था। सन 1919 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत 3% लोग भारतीयों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया, लेकिन इनका प्रारंभिक उद्देश्य भारतीयों को सामुदायिक रूप में बांटना था। भारत के संविधान के प्रभाव में आते ही सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था। The leaders who try to divide people on caste, communal reason or other basis are weak. We must not vote for such leaders because they have done and are doing more harm than good. तो भारत के संविधान के प्रभाव में आते ही सभी वयस्क नागरिकों को अधिकार दिया गया था। तो उनमें क्या हुआ, हमें किसी विशेष वर्ग की स्वार्थता के वशीभूत नहीं होना था। हमें संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचना था। वे नेताजी जो हमें जाति, समुदाय, प्रांत या अन्य आधारों पर बांटने का प्रयास करते थे, वो दुष्ट होते थे। हमें ऐसे नेताओं को नहीं मत देना चाहिए, क्योंकि ये लाभ से अधिक हानि पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आपको चैप्टर में इंपोर्टेंट टाइम को भी ध्यान से लर्न करना है। नंबर 1 है हमारा सफ्रेज क्या होता है, मत अधिकार, द राइट टू वोट द पॉलिटिशियन इलेक्शन। तो मत देने का जो अधिकार होता है उसको कहते हैं हम मताधिकार है कि सफ्रेज। सॉवरेनिटी होता है द पावर ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नर इटसेल्फ, राज्य को स्वयं की ओर से शासित करने की शक्ति। नेक्स्ट होता है हमारा लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर क्या होता है, व्यवस्थापिका, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स लॉज, सरकार का वह अंग जो कानून निर्माण का कार्य करता है वो हमारा कहलाता है व्यवस्थापिका। नेक्स्ट होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या करती है, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट लॉज, वह सरकार का वह अंग जो कानून को क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट होता है हमारा जुडिक्री, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंटरप्ट्स लॉ, न्यायपालिका यानी कि सरकार का वह अंग जो कानून की विवेचना करता है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रैंचाइज, द राइट टू वोट द इलेक्शन, चुनाव में वोट देने का। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन चूजन द स्पीक और वोट ऑन बिहाफ अ ग्रुप, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समूह की ओर से बोलने के लिए चुना जाता है। तो स्टूडेंट, आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म भी लर्न करने हैं और अच्छे से अपना बुक भी रीड करनी है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।